गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग जो उसी क्रम में हमने आपको बताया हुआ था कि हम इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो है पहले रेडी करेंगे बायो के। उन्हीं में से आगे और क्वेश्चन हमारे पास 4 बचे। 15 के वीडियो हम बना चुके, 3 वीडियो हम बना चुके। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देखिएगा, उसके बाद इसको देखना, ठीक है। और उसी के क्रम में हम चलते हैं। आज 16 से 25 क्वेश्चन और लेकर के आए हैं आपके लिए, जहां पे हम लोग हम आपको कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में ही हमारा पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट धमाकेदार है। क्या है मेरे पास? पात्र निषेचन IVF क्या होता है? पहला पॉइंट हो गया हमारे पास पात्र निषेचन IVF। बायो माम की पूरी कंप्लीट कराएंगे। मैंने वादा किया था कि हम इसके सारे कोर्स अपने कंप्लीट करेंगे। तो इंग्लिश बायो कतई आप निश्चिंत रहिएगा, टोटल कोर्स कंप्लीट होगा आपका। बेहतर ऐसा कंटेंट आपको देते हैं जो शायद आप ढूंढना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो देखो, हालांकि कोई भी हेडिंग होती है वो पहले अपना अर्थ बता देती है। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया पात्र निषेचन, पात्र में निषेचन। अब बताइए निषेचन क्या होता है? निषेचन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम का समेकन, अंडाणु और शुक्राणु का समेकन। इससे क्या बनता है? भ्रूण बनता है। और यह प्रोसेस या क्रिया ही पात्र निषेचन कहलाती है। पात्र निषेचन, अक्सर निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, जहाँ पे जो होता है जो फीमेल होती, फीमेल से ओवम आता है फैलोपियन ट्यूब में निकल के, और उसके बाद में जो स्पर्म, ह्यूमन से स्पर्म जाता है। संयुग्मन के बाद में क्या होता है कि गर्भाशय में ही क्या होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं और उससे क्या होता है? निषेचन होता है। लेकिन अगर हम उस निषेचन को अगर गर्भाशय में नहीं करा करके किसी परख नली में, किसी पात्र में करा ले, तो उसी को पात्र निषेचन कहा जाता है। पात्र निषेचन में क्या होता है कि माता से ओवम को निकाला जाता है और पिता से स्पर्म को निकाला जाता है, और उनको गर्भाशय से बाहर, शरीर से बाहर किसी परख नली में रख करके और आपस में दोनों का समेकन करा के निषेचन कराया जाता है, जिससे भ्रूण बनता है। यह क्रिया ही पात्र निषेचन कहलाती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो देखिए जरा पात्र निषेचन क्या होता है, या सहायक जनन तकनीक। सहायक जनन तकनीक क्या होती है? सहायक जनन तकनीक का मतलब होता है एक ऐसे दंपति का मतलब जोड़ा होता है, पुरुष और स्त्री दोनों। एक ऐसे दंपति जिन्हें संतान नहीं प्राप्त हो रही है किसी कारणवश, तो उनकी कमियों में पता लगाकर, कमी कहाँ रह गई, आखिर क्यों संतान का जन्म नहीं हो रहा है, पुरुष में कमी है या स्त्री में कमी है, उसको पता लगाकर या किसी अन्य विधि द्वारा उन लोगों को संतान प्राप्ति कराने का तरीका ही सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। परिभाषा इसकी होती है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं। देखिए, संतान विहीन दंपतियों को बच्चे न पैदा होने वाले दोष का पता लगाकर, पहले तो ये पता लगाया जाता कि आखिर बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा है, और फिर उस दोष को दूर करना और अन्य तकनीकों द्वारा बच्चा पैदा करने में मदद करना ही सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाता। बताइए रट गया कि नहीं रट गया? मैंने आपको वादा किया वो है, बायो भी आपको हम ऐसे पढ़ाएंगे कि टोटल बायो हमारी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। वो मैं हमेशा कहता हूं कि आप एग्जाम में ये मत लिखिएगा, आप ये तनाव मत लीजिए कि याद कैसे हो, मत याद करिए। आप केवल हमारे साथ जुड़े रहिए, आप केवल समझते रहिए। गारंटी है आपके पास इतने विचार हो जाएंगे, इतने माइंड मैप हो जाएगा, आपको मैकअप कर देंगे माइंड का, कि आप बेहतर आपके पॉइंट होंगे, आराम से आप लिख पाएंगे। अपने आप बना के लिखिएगा, समझिएगा केवल, ठीक है। तो देखो, संतान विहीन दंपतियों को बच्चे न पैदा होने वाले दोष का पता लगाया जाता है, उसके बाद उनमें सुधार किया जाता है, या किसी अन्य तकनीक द्वारा बच्चा पैदा करने में मदद करना ही सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। फिर दूसरा, इसमें क्या क्या विधियां होती हैं? इसमें निम्न विधियां अपनाई जाती हैं, जहां पे पहली विधि हमारी है टेस्ट बेबी ट्यूब, परख नली शिशु। क्या कहलाती है? पहली विधि है टेस्ट बेबी ट्यूब, परख नली शिशु। देखते हैं अब आपको टेस्ट बेबी ट्यूब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के समय में तो जो है बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है, टेस्ट बेबी ट्यूब का प्रचलन ज़्यादा है, तो इसको पहले हम पढ़ाते हैं। टेस्ट बेबी, परख नली शिशु आप समझ गए होंगे। इसमें क्या किया जाता है? परख नली शिशु, टेस्ट बेबी ट्यूब। समझना जरा कि इसका मतलब क्या हुआ? स्पर्म प्लस ओवम दोनों का समेकन कहाँ कराया जाता है? परख नली में कराया जाता है, टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है। कहाँ कराया जाता है? ट्यूब में कराया जाता है। और इससे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और तब बनता है क्या? गैमेट बनते हैं, क्या नाम उसका? भ्रूण बनता है। क्या बनता है तब? इसके बाद जब ये सब होता है तब बनता है एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। तो इसी को हम टेस्ट बेबी ट्यूब कहते हैं। समेकन कहाँ होना चाहिए? ट्यूब के अंदर होना चाहिए। यानी आप इसको समझिएगा कि इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप, अभी मैंने जो बात आपको बताई सेम वही है कि पहले पुरुष के स्पर्म को अलग किया जाता है, मादा के जो फीमेल होती है, स्त्री होती है, स्त्री के ओवाम को अलग किया जाता है और दोनों को एक परख नली में परस्पर समेकित करके इनमें निषेचन कराया जाता है। निषेचन के बाद जो संतान जो भ्रूण बनता है उस भ्रूण को उठा करके या तो फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, तो वहाँ पे जो पूर्ण समय हो जाएगा, 9 माह हो जाएंगे, तो जो है 9 महीना 9 दिन जो भी टाइमिंग होती है तो उसमें बच्चे का जन्म होगा। या उसको फैलोपियन ट्यूब में न डाल करके डायरेक्ट गर्भाशय में, अगर बाई चांस बड़ा हो गया, जैसे 32 कोष के हो गया, 8 ब्लास्टोमियर का हो गया, तो फैलोपियन ट्यूब में ही डाल देते हैं, वहीं से वो चला जाता है गर्भाशय में। और अगर हमारे पास भ्रूण जो है वो 32 कोष की यानी 8 फैलोपियन ट्यूब से 8 ब्लास्टोमियर से भी बड़ा हो गया है, तो फिर उसको फिर हम भ्रूण में नहीं, डायरेक्ट भ्रूण में डालते हैं, गर्भाशय में डालते हैं, उसको जो है फैलोपियन ट्यूब में नहीं डाला करते। तो देखिए जरा इसको समझते हैं क्या होता है इसमें, थोड़ा इसके बारे में समझिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, टोटल इसके बारे में सिखा रहा हूं। तो देखिए जरा इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत शुक्राणु और अंडाणु, मैंने यही अभी बताया, का इन विट्रो यानी किसी पात्र में, किसी परख नली में, क्या लिख देना, परख नली में निषेचन कराया जाता है। फिर भ्रूण को सामान्य स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। जब निषेचन हो जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, तो भ्रूण को सामान्य स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि सामान्य शिशु का जन्म होता है, सामान्य शिशु का जन्म होता है। और इसी को हम कहते हैं क्या बोला करते हैं, इसको परख नली, टेस्ट बेबी ट्यूब कहा करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता है। अभी मैंने बताया कि एक होता है अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। अगर आपने भ्रूण को उठाया और अंतः फैलोपियन यानी फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, तो उसको अंतः फैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं। ये आस्टब्लास्टोमियर अर्थात 32 कोष के जो भ्रूण होता है उसको उठा करके स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में डालना ही अंतः फैलोपियन स्थानांतरण कहलाता है। दूसरी बात कि वो बड़ा हो गया भ्रूण, 32 कोष के 64 हो गया, 128 हो गया, अब वहां अगर फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे तो वो गिर जाएगा, वापस आ सकता है, तो उसको सीधे गर्भाशय में डाला जाता है। दूसरा नंबर होता है अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, आईयूडी इसको बोला जाता है, आईयूडी। ठीक है, इसको ZIFT फुल फॉर्म अभी बता रहा हूं मैं आपको। तो इसमें 8 ब्लास्टोमियर से अगर ज्यादा हो गया, अधिक हो गया, 32 कोष की भ्रूण से अगर अधिक हो गया, तो उसको उठा करके सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। 2 प्रकार का हमारा परख नली टेस्ट बेबी ट्यूब प्रोसेस होता है। ठीक है, रट लीजिएगा इसको। अच्छा, यहाँ पे ये 2 फुल फॉर्म पूछ दिए जाते हैं। जिफ्ट, ZIFT जिफ्ट, जेड फॉर जाइगोट, भाई इसका हिंदी पढ़ लो। युग्मनज का अंतः फैलोपियन स्थान, युग्मनज का मतलब जाइगोट हो गया, अंतः माने इंट्रा हो गया, फैलोपियन F हो गया, T फॉर ट्रांसफर स्थानांतरण। बहुत सरल, आप कभी भी इसको मत रटिएगा, नहीं रट पाएंगे आप इसका हिंदी समझिएगा। युग्मनज का मतलब जाइगोट, अंतः, इंट्रा, फैलोपियन, ट्रांसफर, ZIFT मोस्ट बड़ा। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा, बस अब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरा नंबर है अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण, आईयूडी। आई फॉर वही बात, इंट्रा, आई फॉर क्या है, इंट्रा हो गया, यू फॉर यूटेराइन, गर्भाशय यूटेरस होता है, यूटेराइन यानी इंट्रा यूटेराइन, और स्थानांतरण ट्रांसफर। बहुत सरल, आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, और ZIFT यानी जाइगोट, इंट्रा और फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जिफ्ट हो गया और आईयूडी हो गया। ठीक है, दोनों फुल फॉर्म। अच्छा, लेकिन समस्या ये होती है कि परख नली शिशु ज़्यादा सफल नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ही दिक्कतों का इसमें सामना करना पड़ता है। स्त्री को जो है बेड रेस्ट, लगातार 9 माह तक बेड रेस्ट कराया जाता है। उसके बाद में अगर शुरुआत में तो क्या किया जाता है, स्त्री हिल भी नहीं सकती, अगर खांसी आ गई तो वो क्या होगा कि वो भ्रूण बाहर निकल सकता है, तो उसको बहुत सेफ्टी की जरूरत होती है। इसलिए केवल 20 से 40% ही सफल होता है, यानी सभी दंपतियों में नहीं होता है, अक्सर 20 से 40%, और उन दंपतियों में ज्यादा सफल होता है जिनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, नवयुवक होने चाहिए। नवयुवक का मतलब आप 25 से 35 मान सकते हैं, इसके ऊपर तो फिर नहीं मैं कहेंगे आप। और जनन क्षमता जिसपे बढ़िया होती है उनके लिए ज्यादा निर्भर करता है। पता चलता है गर्भाशय भी बढ़िया होना चाहिए, तभी तो कार्य करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ये फैलोपियन ट्यूब यूज किया था वर्ड, आपको मैं फैलोपियन ट्यूब दिखाता हूँ क्या होता है फैलोपियन ट्यूब, थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा। हमेशा जो है वर्ड जब आप समझ के चलते हैं तो ज़्यादा ही मजा आता है।
हर चीज़ को अगर आप देखते हैं, क्योंकि देखने से समझ में जो आता है वो आप इस तरीके से नहीं आपके समझ में आता है। तो देखिए जरा, मैं आपको फैलोपियन ट्यूब सिखा रहा हूँ क्या होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, आजा भाई, आ गई आ गई आ गई, ये होती है फैलोपियन ट्यूब। जरा देखिएगा, मैं आपको टोटल दिखा रहा हूँ इसको। फैलोपियन ट्यूब यहाँ से दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ज़्यादा सुंदर, ये ज़्यादा सुंदर दिख रहा होगा। देखिए जरा, हाँ ये आ गया। चलो देखिएगा इसको, ये होता है फैलोपियन ट्यूब। इसको सेव ना कर लिया जाए, सेव हो गया होगा, सेव हो गया होगा। अरे भाई क्या कर रहा है, प्राइवेसी कंप्लीट। नहीं कर रहे, मत कर, रहने दे, जरूरत भी नहीं है, हम लोग ऐसे देख लेंगे। देखो उसको बाद में देखते हैं फिर कभी। हाँ तो देखिए कितना सुंदर से दिख रहा है, कोई बात नहीं, साफ दिख रहा है। देखो ये तो हो गई वेजाइना, जब आप सेक्स करते हैं। अब आपको पूरा डिटेल इसका समझाते हैं, बेहतर सिखा देंगे आपको, जिससे आपको जो है अब पूरी जानकारी होनी भी आपको चाहिए। तो देखो, सॉरी क्या हो गया, वो है क्या हो गया, ये क्यों हट गया सिस्टम। देखिए ये रही वेजाइना, जब आप सेक्स करते हैं, सेक्स पार्ट हो गया, वेजाइना हो गया। और उसके बाद भी ये लिखा है कैर्विक्स। कैर्विक्स क्या होता है, यहाँ से ये जो जब बच्चे का जन्म होता है तो ये एरिया ओपन हो जाता है, फैल जाता है, नहीं तो ये बंद रहता है, हल्का सा खुले खुला रहता है। एक कैर्विक्स, यहाँ से स्पर्म यहाँ पे छूटते हैं और यहाँ से स्पर्म ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने पर ये होता है यूटेरस। इतना ये पार्ट क्या है, ये पार्ट खालिस्तान जो है, इसके बाद में ये ऊपर यूटेरस होता है। अच्छा यूटेरस में कैसे, जब इस पर हमने अभी बताया कि ओवम का ये ओवेरी डक्ट, इसको अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्त्री का अंडाशय इसे बोला करते हैं। और अंडाशय से यहाँ पे ये दिख रहे होंगे आपको सफेद सफेद जो है, ये क्या बने हुए हैं, अंडाणु बने हुए हैं, ओवाम बने हुए हैं। और ओवाम यहाँ बनने के बाद फिर वो यहाँ से जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ये होती है फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो ये दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब होती है। यहाँ फैलोपियन ट्यूब के बाद फिर ये ऊपरी हिस्सा यूटेरस होता है। अब जैसे जब गिफ्ट कराना है आपको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराना है, तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाता है, जब 32 कोशिकी अर्थात 8 ब्लास्टोमियर वाला जो भ्रूण होता है, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पाइप के द्वारा, किसी के भी द्वारा माध्यम से वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में रख देते हैं। यहाँ पे उसको पोषण मिलता है, यहाँ पे बहुत सुंदर इसकी दरार होती है यहाँ से जाकर के, और ये यहाँ फिर गर्भाशय में अपने आप चला जाता है। लेकिन अगर 32 कोशिका से ज़्यादा हो गया तो वो फिर डायरेक्ट यहाँ से ले जाएंगे और इसको डायरेक्ट कहाँ रखते हैं, यूटेरस में रखा करते हैं। यूटेरस एक थैली होती है यहाँ पे, ठीक है, यूटेरस में रखा करते हैं। यूटेरस में फिर वो सुरक्षित रहता है, 9 माह तक बना रहता है। तो ये होता है हमारे पास ये फैलोपियन ट्यूब। आप याद रखिएगा, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, ये ओवेरी होता है, अंडाशय होता है, यहीं से जो होता है ओवाम बनता है, और ये यहाँ पे ये वेजाइना हो गई, यहीं पे ओवाम संकलित होता है, वो स्पर्म संकलित होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर उसके आगे हम बात कर रहे हैं, तो गर्भाशय की बात करें, गर्भाशय ये रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करें आगे। देखिए क्या नाम था, हाँ तो देखो ये हमारा परखनली शिशु होता है, इसमें केवल 20 से 40%। अच्छा दूसरा नंबर एक आता है कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, ये तो IVF होता है, ये भी IVF होता है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान पर आप देखिएगा जरा, कृत्रिम गर्भाधान किसमें होता है, इसका प्रयोग उन पुरुषों के लिए किया जाता है जिनमें शुक्राणु की कमी होती है। अब तो समस्या है कि एक तो शुक्राणु है कम, जब वो लोग संयुग्मन करते हैं तो उस दौरान भी इतना शुक्राणु नहीं पहुंचता है कि मादा के अर्थात फीमेल के जो है गर्भाशय यहाँ फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए, इतना शुक्राणु नहीं निकल रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है। पहले उनके स्पर्म को इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद बीज को एकत्र करते हैं और फिर डायरेक्ट उसको माता की योनि में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे क्या होता है वहां पर जब ओवाम आता है तो ओवाम में बहुत सारे एकदम शुक्राणु जो होते हैं उस पर अटैक करते हैं, कोई ना कोई तो उसमें प्रवेश कर ही जाता है और जन्म हो जाता है, ठीक है, वो भ्रूण बन जाता है, निषेचन होता है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे आप, कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है, बहुत सारे शुक्राणुओं को एक। तो देखिए जरा सरोगेट माता की हम लोग बात कर रहे थे। सरोगेट माता क्या होता है, जब माता के शरीर में भ्रूण, यानी भ्रूण तो बनेगा माँ के शरीर में, लेकिन उसका गर्भाशय जो होता है वो उसको मैनेज नहीं कर पाता है। सरोगेट माता का मतलब होता है कि दूसरे को दे दिया गया, यानी एक माँ
बढ़िया, उसको ओवाम भी बढ़िया है, ओवाम सही है और पिता का स्पर्म सही है, भ्रूण भी बन रहा है, निषेचन हो रहा है, लेकिन पता चलता है 2 महीने 3 महीने बाद बच्चा गिर जाता है। फिर अगली बार निषेचन होता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर 2-3 महीने बाद बच्चा गिर जाता है, 7-8 महीने हो पाते, बड़ी मुश्किल से बच्चा गिर जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या पता चलता है, जब ये लोग जांच की जाती है तो पता चलता है कि उसका गर्भाशय बच्चे को मैनेज करने योग्य नहीं है, यूटेरस जो है अच्छा नहीं है। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाता है कि उस माता के ओवाम को निकालकर पिता के स्पर्म को मिला करके टेस्ट बेबी ट्यूब परख नली में अलग अलग मिलाया जाता है, और जब भ्रूण बनेगा 8 ब्लास्टोमियर यानी 32 कोष की भ्रूण बनेगा, तो उसको किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं। यहां इनमें नहीं करते हैं, किसी दूसरी स्त्री गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं, और वो स्त्री 9 माह तक बच्चे को अपने पेट में रखती है और 9 माह बाद जन्म दे करके उसको वापस कर देती है। तो इसी को बोला जाता है सरोगेट माता। वह माता ही दाई या सरोगेट माता कहलाती। तो देखिए बहुत सरल सी परिभाषा है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, काम भी चल जाएगा इतने से। यही बना के लिखना है आपको। जब माता के शरीर में भ्रूण तो बनता है परंतु गर्भ परिवर्धन नहीं होता है, बेचारी जो है उसके गर्भाशय कार्य नहीं कर रहा है, गर्भ नहीं धारण कर पाती है। इस स्थिति में माता के गर्भाशय से भ्रूण को निकाल लिया जाता है और दूसरी स्त्री के गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाता है। कोई जरूरी नहीं परखनली में ही आए, हो सकता है भ्रूण बन जाता हो, निषेचन हो रहा है, भ्रूण बन जा रहा है, लेकिन जन्म नहीं दे पा रहा है, 2-3 महीने में मर जा रहा है बच्चा, तो उसके भ्रूण को ही निकाल लिया जाता है और जन्म तक भ्रूण का परिवर्तन एक दूसरी स्त्री के गर्भाशय में करा दिया जाता है। इस प्रकार की धात्रीय माँ, इस स्त्री को ही धात्रीय माँ या सरोगेट माता कहा जाता है। बताइए समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट जरूर किया करो, जिससे ताकि मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके, मुझे लगे कि हाँ आप लोग हमारी बात को ध्यान से समझ रहे हैं और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। तो देखो अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, दूसरा नंबर हमारा है आर्तव चक्र। आर्तव चक्र क्या होता है? आर्तव चक्र बहुत इजी सा पॉइंट है, हालांकि सब लोग जानते हो इसके बारे में। मोनेस्टेल यमसी, मोनेस्टर साइकिल क्या होता है? आर्तव चक्र क्या होता है? यमसी होती है, मोनेस्टर साइकिल होती है। हर स्त्री में क्या होता है कि मिनिमम 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है। आर्तव चक्र 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है और उसके बाद में 45 से 50 वर्ष की उम्र तक स्त्री में चलता है। उसके बाद में स्त्री में आर्तव चक्र बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक मादा में क्या होता है 28 दिन, आर्तव चक्र की टाइमिंग 28 दिन होती है। अगर ज़्यादा इसमें पता चलता है 35 दिन 40 दिन हो रहे हैं, या इधर पता चलता है 20 दिन 18 दिन हो रहे हैं, तो उसको जो है जांच कराने की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है। ठीक है, तो देखिए आर्तव चक्र क्या होता है, इसे कौन कौन से हार्मोन नियंत्रित करते हैं इसको पहले समझिएगा। 2 ही हार्मोन होते हैं, एक एलएस होता है, एक एफएसएच होता है। एक एलएस हार्मोन, एक एफएसएच, दोनों ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, एलएस हार्मोन या एफएसएच हार्मोन। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है अब समझिएगा, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। ओवाम हर समय नहीं बनता है, अंडाणु कब बनता है? जैसे ही मोनेस्टल एमसी आएगी, मोनेस्टल साइकिल चलेगा, तो उसके बाद ओवाम का निर्माण होता है। तो इन्होंने बताया कि 28 दिन के चक्र में, इसी चक्र को हम आर्तव चक्र कहते हैं। इसी चक्र को हम क्या कहते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं। ठीक है, और मासिक चक्र, इसी का दूसरा नाम मासिक चक्र भी होता है, और इसी का नाम ऋतु चक्र भी होता है। ऋजुस्राव कहते हैं, ऋजुस्राव हो रहा है, रजो निर्वत्ति हो रही है, रजो निर्वत्ति, रजोस्राव। ठीक है, रजो धर्म, मासिक चक्र, मोनेस्ट्रल साइकिल, ये सब इसी के होते हैं। प्रत्येक स्त्री में या 12 से 13 वर्ष की उम्र के बाद तो शुरू होता है, परंतु 45 से 55 वर्ष की उम्र में खत्म हो जाता है। बताइए याद हो गया? क्या लिखेंगे आप? मैंने कहा ना मैं आपको हवा में सिखा दूंगा बायो, गारंटी है, दावा इस बात का कि हवा में आप बायो सीखेंगे। अभी मैं लास्ट तक ओवर करूंगा इसको, पूरा हम बायो पढ़ाएंगे अपना, जब तक हमारे पेपर होंगे, और बेहतर सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो इस क्रिया के दौरान अंडाणु का निर्माण होता है और मादा गर्भ धारण के योग्य हो जाती है। तो इसको कहते हैं आर्तव चक्र। क्या लिखेंगे आप? आर्तव चक्र मादाओं में होने वाली प्रोसेस होती है, या प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पे होता है, और इसको ही ऋतुस्राव कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं, मोनेस्ट्रल साइकिल कहते हैं। ठीक है, रजो निर्वत्ति कहते हैं, इसके सारे नाम होते हैं। इसमें क्या होता है कि 28 दिन के चक्र के दौरान ही अंडाणु का निर्माण होता है, और प्रत्येक स्त्री में 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ होता है, 45 से 55 वर्ष में समाप्त होता है। और इसी क्रिया के दौरान अंडाणु का निर्माण होने से मादा जो होती जनन के योग्य, गर्भ धारण के योग्य हो जाती है।
होती है, ठीक है। इसमें 2 हार्मोन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्तव चक्र में साबित होने वाला कौन सा हार्मोन है, तो वहाँ पे हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए। तो ध्यान रखिएगा 2 हार्मोन होते हैं, एक हमारा होता है एलएस हार्मोन और एक होता है एफएसएच हार्मोन होता है, ठीक है। 2 हार्मोन जो होते हैं इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा नेक्स्ट, जुड़ी रहिएगा, बस जल्दी खत्म कर रहे हैं इसको। कोशिश तो है मगर क्या किया जाए, वर्क ज़्यादा है, छोड़ देंगे तब भी आपका नुकसान होगा। क्या हुआ, देखो देखो, अच्छा हाँ, हम लोग बात कर रहे थे फली तथा लोमेंटम में अंतर, फली तथा लोमेंटम में अंतर। लोमेंटेसी कुल होता है, लोमेंटेसी पौधे होते हैं, ठीक है। फली तथा लामेंटम में अंतर, क्या होता है फली और क्या होता है लामेंटम। फली तो आप जानते ही हैं, फली का मतलब होता है कि एक ऐसा अंडाशय युक्त जो है कोई ऐसी फली के अंदर क्या कोई भी ऐसी आकृति जहाँ पर बीजाणु बनते हैं, ठीक है, उसको फली कहा करते हैं। फली एक फल होता है, फली क्या है, एक फल है, लेकिन लोमेंटम फल नहीं है, ये ही एक संशोधित फली कहलाता है। फली तो एक फल हो गया, लेकिन लोमेंटम खुद एक फली होता है, संशोधित फली होता है, वो भी संशोधित फली होता है, ठीक है। इसमें तो बीज होते हैं, लेकिन लोमेंटम इसमें कई सारे बीज, इसमें अनेक बीज हो सकते हैं, लेकिन लोमेंटम में केवल एक ही बीज होता है। लोमेंटम में केवल एक ही बीज होता है। फली तो खुलती है, लेकिन लोमेंटम नहीं खुलता है। आप बताइए, ये मटर, एक हो गई मटर और एक हो गई आम की गुठली, आम की गुठली। अब बताइए, आप समझ गए होंगे लोमेंटम क्या है, फली क्या है। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं, बताइए। फली का मतलब, फली जो होती है इसमें बहुत सारे बीज हो सकते हैं, स्वयं एक फल है, लेकिन लोमेंटम एक संशोधित फली होती है तो फली, क्योंकि उसके अंदर बीज बनता है, लेकिन समस्या वो भी फली नहीं है, तो इसको माना जाता है, संशोधन किया जाता है, संशोधित फली होती है। फली में बहुत सारे बीज हो सकते हैं, लेकिन लोमेंटम में केवल एक बीज होता है, गुठली में केवल एक बीज होगा, ठीक है। लोमेंटम एक सूखा फल हो सकता है, लोमेंटम सूखा फल हो सकता है, लेकिन परिपक्व होने पर विभाजित हो जाता है। बताइए आप, ये तो आप जानते भी हैं। अभी आप आम की गुठली को डाल दो, वहाँ सूखी है, बिल्कुल सूखी है, ऊपर से आप देखेंगे सूखी है, और उसको आप फेंक दो। फेंकने के बाद क्या होगा, जब उसमें जैसे उसको नमी मिलेगी और धूप मिलेगी, प्लस उसको जैसे उपयुक्त जलवायु मिलेगी, तुरंत ही उससे नया पौधा बन जाएगा। इसके मतलब क्या हुआ कि ये परिपक्व होने पर विभाजित हो जाता है, ये क्या है, सूखा फल होता है। दूसरी बात, लोमेंटम जो होता है इसकी जो कार्पिक फल का एक उपक्रम प्रकार होता है, इसकी जो कार्पिक फल का उदाहरण होता है, यानी बहुत सारे ऐसे फल होते हैं, आम हो गया और इस टाइप से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हैं। मिमोसा और अकेसिया अरेबिका लोमेंटम के उदाहरण, आप 2-3 याद कर लेना, मिमोसा, समोसा याद करो, समोसा से मिमोसा, ठीक है, और उसके बाद एक अकेसिया, ये 2 याद कर लेना, ठीक है। ये लोमेंटम के उदाहरण होते हैं। लेकिन फली का क्या होता है, जरा देखिएगा, मूली का फल सिलिका लोमेंटेसी होता है। मूली का फल बताइए, मूली का भी फल होता है, ये कहता है सिलिका लोमेंटेसी होता है। मूली के छोटे छोटे बीज होते हैं, एक चोल होता है, उसके अंदर जो होता है फल होता है, लेकिन यहाँ पे फल भी होता है, सिलिका लोमेंटेसी होता है। अच्छा, अगला प्रश्न हमारे पास है, परिपक्व परागकोश गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी का चित्र जरूर पूछा जाता है, या प्रश्न ऐसे भी कह सकते हैं, परिपक्व परागकोश का चित्र बनाइए, आवर्त बीजी में परिपक्व परागकोश का चित्र बनाइए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देखिएगा, आप कैसे इसको बनाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ आपको सिखाने की। तो ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि इसमें पहले आप 4 खाने बनाना, इसको इस टाइप से कैसे बना लेंगे, क्या संरचना, ऐसी कोई संरचना होती है, नहीं होती, शायद हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए जरा, चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। परिपक्व परागकोश कैसे, पहले आप इसको इस टाइप से बनाइएगा, इस टाइप से बन गई भैया, बन गई, तिरछी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे तो 2-4 यहाँ भी कर दिए, 3-4 यहाँ कर दिए, 2-2 यहाँ कर दिए, खाने कर देना, ठीक है। इनको बीजाणु कहा जाता है, ये बीजाणु जनक होते हैं, अर्थात स्पोरोजीनस होते हैं, स्पोरोजीनस सेल्स होते हैं। ये मिडिल लेयर होती है, ये वाली बीच वाली खंड, ये क्या है, मिडिल लेयर होते हैं, ठीक है। और ये इंडोडर्मिस होती है, बाह्य त्वचा, ठीक है। ये एक्टोडर्मिस होती है, अंतः त्वचा, एक्टोडर्मिस, इंडोडर्मिस, ठीक है, या एपिडर्मिस कर सकते हैं। ये इस टाइप का चित्र होता है, इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। क्या नाम है, परिपक्व बीजाणु में, इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। देखिए,
परिपक्व परिपक्व बीजांड, ये तो वो वाला आ गया है, क्या नाम था, यही तो, हाँ यही था, इसका बीच वाला हिस्सा होता है जो चलाजा वगैरह लिखा होता है। देखो एक सेकंड, इसको हम देख लें। ये पराग कोष था शायद, परिपक्व पराग कोष है। परिपक्व देखो हाँ ये है। तो हम लोग बात करें ये रहा, कौन सा क्वेश्चन बढ़िया हो सकता है इसमें, यही बता देते हैं, ये बता देते हैं। परिपक्व पराग कोष क्या होता है, जरा देखना है यहाँ पे, इसको बढ़िया समझिएगा। देखो देखो समझिएगा, हाँ अब बढ़िया दिख रहा होगा आपको, बेहतर दिखेगा। देखो मैंने जूम कर दिया है, तो देखो क्या होता है, इस टाइप का होता है। यहाँ पे ये चार खंड, एक यहाँ पे 1 2 3 कोशिका बना देना, यहाँ पे एक कोशिका, यहाँ पे एक कोशिका, यहाँ पे 1 2 3 कोशिका बना देना। तो इनको पॉलन से कहा जाता है। यहाँ पे बीज होते हैं। ये एपिडर्मिस बाहर वाली त्वचा हो गई, ये वैस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम फ्लोएम को वैस्कुलर बंडल कहा जाता है, और ये होता है एंडोडर्मिस में। ठीक है, परिपक्व परागकोश इस टाइप से आप चित्र बना लीजिएगा, नाम जरूर लिख देना। ठीक है, पोलन ग्रैन लिख देना, पोलन सेक लिख देना, ये वाला। ठीक है, एपिडर्मिस हो गया, एंडोडर्मिस है तो नॉर्मल पॉइंट है, और वैस्कुलर बंडल हो गया। ठीक है, ये सब चीजें इस परिपक्व परागकोश के अंदर आती हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है परिपक्व परागकोश के बाद में। अब परिपक्व परागकोश तो कंडीशन सेम है, इसमें एक खंड और बढ़ा दिया जाता है। ये क्या है, ये वैस्कुलर बंडल, अभी मैंने आपको दिखाया है। वैस्कुलर बंडल हो गया, ये एपिडर्मिस हो गया, ये मध्य मीसोडर्मिस मीसोलेयर हो गई, टेपिटम हो गया, लघु बीजाणु कोशिका हो गई, और ये सब सम्मान मंडल। यानी कंडीशन इसकी सेम है, अपरिपक्व पकी नहीं है, जब परिपक्व हो जाती है तो टूट जाती है। ठीक है, अलग अलग हो जाती है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद का वर्णन। ये क्वेश्चन आपको सिखाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, खास भी है, आ भी सकता है पेपर में। तो देखना जरा, मादा युग्मकोद्भिद का मतलब होता है यही परागकोश। मादा युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है, परागकोश होता है। तो मादा युग्मकोद्भिद को हम भ्रूणकोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूणकोश। यहाँ पे पीछे से आपको हम फली दिखा रहे हैं, आपको हम फली दिखा रहे हैं, भ्रूणकोश। क्या लिखेंगे, फली का खुला हुआ भाग। प्रयास करते हैं, हो सकता आ जाए तो आपको हम बेहतर बताएंगे, उसको दिखा देंगे चित्र। ये खुला हुआ नहीं आएगा, नहीं आएगा, ओपन भाग। ये फली हो गई, चलो नहीं मिला, काम तो चला नहीं है, ये फली। अच्छा अब देखिए, चलो यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ये मिल गया भाई। अगर प्रयास हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा, योद्धाओं पढ़ते रहिएगा, आप टारगेट बनाइएगा, सफलता हम दिलाएंगे, बस मेहनत करते रहिएगा। तो देखो जरा क्या होता है, हमने अभी बताया आपको कि फली। अब यहाँ से देखते हैं भ्रूणकोश क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है। मैं आपको सब कुछ इसमें अभी दिखाने वाला हूँ। ओपन हो गया, ये देखिएगा जरा, दिख रहा होगा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, ये देखिए। तो ये अब समझना, ये क्या हो गया, ये इसके बीज हो गए। थोड़ा एक बार समझिए, परिपक्व पर आपको हम बात कर रहे थे भ्रूणकोश की। तो ये खंड देखिए, ये जैसे फली है, ओपन फली है। ठीक है, तो ये हो गए बीज। इनका नाम क्या हो गया, इनका नाम हो गया बीज। कलर बदलते हैं, दिखाई नहीं देगा इसे। ये हो गए सभी, ये बीज हो गए, ये हो गए बीज। ठीक है, इनको भ्रूण भी कह सकते हो। लेकिन उसके बाद ये इसका बाह्यचोल हो गया,
ये बाह्यचोल हो गया फली का, ये बाह्यचोल हो गया। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर आप कभी देखेंगे, अगर अचानक आप फली को तोड़ते हैं ऐसे करके जिसमें छोटे छोटे बीज हो, अभी बन नहीं पाए हैं, तो वहाँ पे बहुत सफेद सफेद जारा ऐसा होता है, उसको बोला करते हैं परागकोश, उसको भ्रूणपोष कहते हैं। वो झिल्ली जैसे एक भ्रूण के अंदर एक बच्चे में गर्भ नाल, एक नाल होती है, अपर प्लेसेंटा होती है, ठीक वैसे ही वो पर जो सफेद सफेद भाग होता है वो भ्रूणपोष होता है, वो इसको पोषण देता है, वो इसको पोषण देता है। और आप देख लीजिएगा, आपको प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप घर पे। अगर आप अपरिपक्व फली तोड़ लेंगे जहाँ पे छोटे छोटे बीज हैं, तो वहाँ पे बहुत सफ़ेद सारा भाग होगा, सफ़ेद वाला भाग बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप उसी फली को कब तोड़ते हैं, जब वो ऐसे बीज बन जाए, तो उसमें देखना वो सफ़ेद भाग जहाँ तक कहीं कहीं लगा होगा, अदरवाइज लगा नहीं होगा। बिल्कुल पकी फली को तोड़ते हैं तो वो लगा ही नहीं होगा सफ़ेद भाग। क्यों? क्योंकि वो भ्रूणपोष होता है, पोषण प्रदान करता है, उसी को खा के बीज बड़ा होता है। आप अंडे की बात करो, एग की बात करो, तो अगर आप एग को बिल्कुल ताज़ा अंडा अगर आप तोड़ देते हैं तो क्या होगा, बहुत सारी प्रोटीन निकलेगी उसमें, और वो येलो यॉक निकलेगा, यॉक से ठीक है पी तक निकलता है, इसमें बच्चे जिससे बच्चा बनता है, तो वो सब निकलता है। लेकिन अगर आप उस बच्चे को बन जाने के बाद अगर छिलके को एकदम तोड़ेंगे तो केवल बच्चा निकलेगा, वो बिल्कुल सफ़ेद भाग गायब हो जाएगा, उसी को भ्रूणपोष कहा जाता है। ठीक है, तो इसका भी भ्रूणपोष मैं आपको बताना चाहता था। भ्रूणकोष क्या होता है? जहाँ भ्रूणकोष का मतलब जहाँ से भी जैसे इनके डंठल लगे रहते हैं, जहाँ पर इनके डंठल लगे रहते हैं उसको हम भ्रूणकोष कहते हैं। और भ्रूणपोष किसे कहते हैं? जैसे जो डंठल जो इनमें जो लगे रहेंगे, यहाँ हाँ ये रहा, देखो दिख रहा होगा आपको, बेहतर दिख जाएगा, ये एरिया भ्रूणकोष कहलाता है। भ्रूण पूरे को कोष माने कोष्ठक होता है, खंड होता है, आप पूरे को भ्रूणकोष बोल सकते हैं। और जहाँ से स्टार्टिंग इनकी होती है, उसके बाद में इसके अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद जो पार्ट होता है उसको भ्रूणपोष कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए जरा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने बताया आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद का वर्णन, यानी यही भ्रूणपोष का वर्णन है, इसको भ्रूणकोष कहा जाता है। और यह एक अगुणित अवस्था होती है, यहाँ पे गुणन नहीं होता है, इसका 2 के 4 नहीं होते हैं। ठीक है, 2 के 4 अगुणित का मतलब गुणन होता है, गुणन का मतलब ठीक है अगुणित अवस्था होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मादा युग्मक बनते हैं। मादा युग्मक ओबाम उसे बोलते थे, इसको भी क्या कहते हैं, मादा जाइगोट, फीमेल जाइगोट बनते हैं इसमें। ठीक है, आवर्तबीजी पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है और इसमें परागण और निषेचन की प्रक्रिया भी होती है। लैंगिक प्रजनन में होता है, ठीक है, परागण और सेक्सुअल होता है। पता चलता है फीमेल प्लांट मेल प्लांट। कभी आपने देखा होगा शहतूत अगर अकेला बेचारा खड़ा है धूप, कुछ शहतूत कई सारे ऐसे होते हैं जो पता चलता है फल देते ही नहीं, केवल छाया देते हैं, मेल प्लांट या फीमेल प्लांट स्पेशल। और मेल फीमेल जहाँ पे दोनों होते हैं वहाँ पे बढ़िया फल देते हैं, अदरवाइज जो है अलग अलग भी पौधे होते हैं। तो ये कैसा होता है, आवर्तबीजी पौधों में एक कैसा होता है, लैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है, परागण निषेचन की प्रक्रिया होती है, तब बनता है भ्रूणकोष। ठीक है, अगुणित भाग होता है। आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के बारे में ज़्यादा जानकारी जब आप प्राप्त करना चाहेंगे तो इसमें क्या होता है, जरा देखिए कि ज़्यादातर पुष्पी पौधों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है। बहुत सारे गुरु बीजाणु की, तो जैसे हमने बताया स्पर्म, लाखों स्पर्म एक साथ योनि में संकलित होते हैं, लेकिन केवल एक स्पर्म जो ताकतवर होता है वही जीतता है और उसी से भ्रूण का निर्माण होता है। तो यहाँ भी यही होता है, पुष्पी पौधों में गुरु बीजाणु में से केवल एक कार्यशील होता है और कार्यशील गुरु बीजाणु ही मादा युग्मकोद्भिद के भ्रूणकोष के रूप में विकसित हो जाता है, यही बनाता है भ्रूणकोष। ठीक है, और एक अकेले गुरु बीजाणु से अंडकोष के बनने की विधियों को एक बीजाणु विकास कहते हैं। और जब अंडकोष अकेले बीजाणु से बनता है तो उसी को बीजाणु को विकास कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद को भ्रूण की थैली में छोड़ दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भी अंडे केंद्रीय कोशिका के साथ जुड़ कर जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। यानी वही मादा युग्मकोद्भिद जो भ्रूणकोष में जब डाला जाता है तो वहीं पर वही अंडों से यानी स्पर्म से मिलकर के जो इसके क्या बोला जाता है, इनको परागकणों से मिलकर के क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये आज का हमारा बायो वाले क्वेश्चन हो गए और बाद बाकी जो है हमने और भी वीडियो बना रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और अब हम जो है इसके बाद से अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे बायो आपको क्रम वाइज सारे टॉपिक हम खत्म करेंगे, बस आप लोग लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप लोग संघर्षरत हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है और टारगेट तक प्रयास पहुंचाने का प्रयास हम भी करेंगे आपको। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।